नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वसंत कन्या महाविद्यालय संबद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का स्वागत है मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और इसके 7वें मॉड्यूल में हम हैं। 7वें मॉड्यूल का जो टाइटल है वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन इंडिया with special reference to the telegraph and railway, motive behind railway construction and socio-economic consequences of railway। इसका ये प्रथम व्याख्यान है और इस प्रथम व्याख्यान में मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया पेयर टू द कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन से पूर्व जो भारत में आधारभूत संरचनाएं रही यातायात और संचार का, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विषय के अलग अलग पहलुओं के बारे में बात की, जिसमें ये जो मुख्य तौर पे जो मॉड्यूल है वो बात करेगा कि भारत में जो संचार व्यवस्थाएं थी वो किस तरीके से अंग्रेजी शासनकाल में विकसित की जा रही थी। और आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भी ये सभी व्यवस्थाएं भारत में उसी तरीके से सुचारू रूप से कार्य करती रहीं, चाहे वो रेलवे हो, टेलीग्राफ हो या उससे जुड़े हुए और जो संचार के माध्यम है वो भारत में उसी तरीके से कार्य करते रहे जैसे औपनिवेशिक भारत में उनको विकसित किया गया। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी स्वतंत्रता के बाद उसको प्रबंधन करना और उसको सही तरीके से संचालित करना, क्योंकि इसका विकास हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किन उद्देश्यों से और किस रूप में किया जा रहा था। लेकिन उनके विकसित होने से पहले जो भारतीय व्यवस्था थी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पश्चात वो किस रूप में थी, कैसी थी, इसके विषय में हमको देखना है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन समय से लेकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बीच तक जो आधारभूत जो संरचनाएं रही हैं वो किस रूप में विकसित हुई। इस व्याख्यान को समझते समय हमें ये भी ध्यान में रखना होगा, विशेष तौर से भारत की भौगोलिक परिस्थितियां। किसी भी देश में जो संचार और यातायात के साधन हैं उनका विकास प्रभावित होता है मुख्य तौर पे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से भी, और ये भारत में भी हमें स्पष्ट तौर से दिखाई पड़ेगा कि कैसे भारतीय जो यातायात और संचार की व्यवस्थाएं थी, आधारभूत संरचनाएं थी, वो भी प्रभावित हुई और उसी तरीके से उनका विकास हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अलग अलग कालखंडों में अपने सेवाएं प्रदान करती रही, चाहे वो जिस रूप में भी रही हों, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियों और उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के माध्यम से इनमें व्यापक परिवर्तन लाए गए और भारतीय संचार साधनों और यातायात के जो साधन हैं उन साधनों का एक तरीके से हम देखें तो आधुनिकीकरण, या अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो मशीनीकरण करने की कोशिश की गई। तब हमें बड़े पैमाने पे भारतीय रेल और रेलवे से जुड़े हुए जो कार्य हैं और उनके निर्माण का जो एक बहुत बड़ा संरचना है वो हमें औपनिवेशिक भारत में दिखाई पड़ेगा। तो औपनिवेशिक भारत में की संरचनाओं को समझने से पहले, रेलवे और टेलीग्राफ को समझने से पहले हमें ये भी समझना अति आवश्यक है कि जो भारत में एक आधारभूत संचार और यातायात के साधन थे अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय और उसकी शासन सत्ता की स्थापना के समय, वो किस प्रकार थे और किस रूप में थे, इस व्याख्यान में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें या समझने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो ब्रिटिश शासन है उसकी स्थापना से पूर्व भारत में एक समृद्ध शहरी क्षेत्र और व्यापक तौर पे व्यापारिक और यातायात आर्थिक स्थल कृतियां और उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं। इन व्यवस्थाओं का जो जन्म है वो हड़प्पा काल से लेकर मध्यकालीन जो मुगल साम्राज्य है वहां तक हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है, और यह संचार की जो व्यवस्थाएं हैं वो समय समय पे उसमें नई चीजें जुड़ती रहीं और आवश्यकता के अनुसार
उनका विकास होता रहा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो व्यवस्थाएं थी जो भारत में मौजूद थी, वो व्यवस्थाएं किसी एक तरह की एक समान व्यवस्था के रूप में नहीं दिखाई पड़ती हैं, बल्कि अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो भारत में जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन होता रहा समय समय पे, भारत में जो भौगोलिक परिस्थितियां रहीं और भारतीय स्थानीय जो वातावरण रहा, उस वातावरण का स्पष्ट तौर से प्रभाव पड़ा और उसी रूप में ये जो भारतीय प्राचीन या मध्यकालीन समय में जो व्यवस्थाएं यातायात और संचार की विकसित हुई, वो उस उन उन चीजों के अगर हम कहें आलोक में या उनके छाए में वो विकसित होती चली गई। अगर हम देखें आज के मानकों के अनुसार से, यानी कि आज जो आधुनिक युग के यातायात और संचार के साधन है, या बाद में जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान जिनका विकास हुआ, रेलवे और रोड्स, या अगर हम कहें स्टीमर्स का, तो उन उसके अपेक्षा अगर हम देखें तो ये एक अपने आप में बहुत ही पुरानी पद्धति के तौर पे हमें दिखाई देंगे, लेकिन इनका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने अनुसार उस समय के हिसाब से उन व्यवस्थाओं में इन्होंने उन तत्कालीन समय की आवश्यकताओं की पूर्ति की, चाहे वो व्यापार हो, चाहे आवागमन हो, या और दूसरे प्रकार की सूचनाएं जो एक से दूसरे जगह तक ले जाई जाती थी, इन व्यवस्थाओं के द्वारा किया गया। इन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की जो संपदा रही, जो भारत में कला और शिल्प की जो जितने भी तरह के उत्पाद थे, उन उत्पादों को भरपूर मात्रा में पूरे विश्व में उनका न केवल मांग था, बल्कि अगर हम पिछले व्याख्यानों को याद करें तो हम देखेंगे कि भारत विश्व के सबसे बड़े निर्यातक के तौर पे दिखाई पड़ता है। तो एक तरीके से भारतीय जो बड़े पैमाने पे हस्तशिल्प उत्पाद थे, उन उत्पादों को तो दुनिया जानती है, लेकिन अगर हम देखें तो भारत में जो परिवहन की प्रणालियां थी, अगर हम उसकी तुलना करें यूरोप से, तो वो उस हिसाब से यूरोप से बिल्कुल जुदा या अलग हमें दिखाई पड़ती हैं। जो उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से भारत अगर हम देखें तकनीकी तौर पे तो वो पीछे दिखता है, लेकिन वो अपने समय की उन सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाले समय में औपनिवेशिक शासन के हिसाब से विकसित हुई और उसमें व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। मुख्य तौर पे भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां रहीं, इन भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस तरह के यातायात के साधनों के विकास, संचार के साधनों के विकास में एक बड़ी चुनौती के तौर पे दिखाई देता है। अगर हम भारत की भौगोलिक परिस्थिति को एक बार समझने की कोशिश करें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। एक तरफ केवल मैदान नहीं दिखेंगे, एक तरफ केवल पहाड़ नहीं दिखेंगे, या एक तरफ जो है नदियों के द्वारा बड़े बड़े उपजाऊ मैदान या कृषि भूमि नहीं दिखेंगी, बल्कि इन सब का एक समेकित रूप हमें दिखाई पड़ता है। रेगिस्तान से लेके अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे नदियों का पूरा एक समूह दिखेगा, और भारत के पश्चिम, उत्तर और पूर्वी हिस्से में नदियों का एक पूरा भरपूर क्षेत्र दिखता है, जिनके विकास या कहें जिनके प्रवाह ने भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों को प्रभावित किया। कई बार तो मानसून के समय ये नदियां इतनी बड़ी हो जाती थी कि इस तरह के अगर हम कहें आधारभूत संरचनाएं जो एक से दूसरे जगह को ले जाने या जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उस पे इस तरह के संसाधनों को विकसित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण का अगर हम देखें कार्य हो जाता था, जिसको अंग्रेजी शासनकाल में बड़े मशीनों और इसके द्वारा स्टील के बने हुए गर्डरों और उनसे जुड़े हुए और दूसरे कार्यों के द्वारा पुलों के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है, जो उसके पूर्व या अगर हम कहें इस समय हमें नहीं दिखता या बहुत छोटे पैमाने पर दिखता है, क्योंकि भारत में जो मानसूनी नदियां हैं या भारत में जो नदियों का क्षेत्र है, उनकी वजह से भौगोलिक परिस्थितियां एक चुनौतीपूर्ण तरीके से दिखाई देती है। इसके अलावा भारतीय भूभाग में भारी संख्या में जंगल है, रेगिस्तान है, तो इस तरह की परिस्थितियों से यहाँ का जो यातायात और संसाधन का विकास है, वो उन चुनौतियों को भी का सामना करता आया था, और ये भारतीय भौगोलिक चुनौतियां थी जिनको आगे चल के अंग्रेजी शासनकाल के दौरान न केवल व्यवस्थित करने की कोशिश किया गया, बल्कि इन चुनौतियों का समाधान करते हुए
भारत में इस तरह के बड़े पैमाने पे यातायात और उनसे जुड़े हुए संसाधनों का विकास हमें दिखाई देता है। जैसे अगर हम रेलवे कहें, या अगर हम बंदरगाह कहें, या अगर हम बात करें डाक व्यवस्था या टेलीग्राफ व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं का जो एक बड़े पैमाने पे विकास है वो हमें औपनिवेशिक भारत में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो इन व्यवस्थाओं के आने से पूर्व भारत में इन परिस्थितियों में, भौगोलिक जो परिस्थितियां मौजूद थी, उन परिस्थितियों में इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो पहले से मौजूद थी। चाहे प्राचीन समय में हो या मध्यकालीन समय में, हमें इस तरह की यातायात व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अगर हम देखें प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो हड़प्पा के समय से इस तरह की व्यवस्थाएं हमें दिखाई पड़ती है। मुख्य तौर पे भारतीय प्राचीन इतिहास एक समृद्ध इतिहास रहा है, और भारत का इतिहास समृद्ध इतिहास रहा है, और भारत उन शुरुआती देशों में से एक हमें दिखाई पड़ता है जिन्होंने ऐसी सभ्यताओं को जन्म दिया। तो अगर हम हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल हैं, उन स्थलों को देखें तो पाएंगे कि कितना अपने आप में वो उस समय के हिसाब से आधुनिक किस्म के न केवल सड़कों का निर्माण कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ इस तरह के यातायात के साधनों का विकास कर चुके थे। और उसके तमाम जो अवशेष हैं वो हमें पुरातात्विक अवशेषों में दिखाई पड़ते हैं। चौड़ी सड़कें सुनियोजित तरीके से एक दूसरे को काटती हुई, साथ ही ईंटों से बनी हुई सड़कों पर गाड़ी चलने के लिए की गई व्यवस्थाएं, या चाहे बंदरगाह संबंधित ऐसी व्यवस्थाएं जो हमें लोथल के जो नाव की गोदी है, जिसको हम डकयार्ड के नाम से जानते हैं, वहां हमें स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ ऐसी सपाट तल वाली नाव का उपयोग और नदी के रास्ते के व्यापार का उपयोग बड़े पैमाने पे उस समय यातायात के साधन के रूप में किया जाता था। और बड़े पैमाने पे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जो भारत में स्थानीय यातायात के साधन के तौर पे बैलगाड़ियां जो है प्रयोग में लाई जाती थी, जिसके प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। जिसमें अगर हम देखें तो हालांकि उनकी जो गति है वो बहुत कम थी, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या दिन के भी हिसाब से वो चलती थी, कोई फिक्स नहीं था। लेकिन अपने साथ 300 से लेकर 500 किलोग्राम के वजन का भार वो ढोती थी। ये परिस्थिति आगे भी जारी रही। अगर हम मौर्यन काल और में भी देखने की कोशिश करें तो इस तरह के बड़े बड़े जो यातायात से संबंधित सड़कें थी उनका निर्माण करने की कोशिश की गई, जिसमें बड़े पैमाने पे एक सड़क जो आगे चल के ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी गई, उसका मौर्य शासकों के अधीन निर्माण किया गया, जो बड़े पैमाने पे मध्यकालीन भारत में विकसित हुई हमें दिखाई पड़ती है। अशोका के समय के जो साधन थे, मुख्य तौर पे अगर हम देखें जो संचार से संबंधित, वो जैसे अगर हम देखें प्राचीन भारत में मुनादी एक महत्वपूर्ण परंपरा होती थी, जिसमें लोग इकट्ठा करके या लोगों को इकट्ठा करते हुए किसी वाद्य यंत्र को बजाने के बाद कोई घोषणा करते थे। तो वो भी एक संचार का माध्यम होता था जो हमें मौखिक तौर पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अशोक के या प्राचीन भारत में और दूसरे साम्राज्यों के अधीन जो बड़े बड़े हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं पत्थरों पे खुदे हुए, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होते थे। अगर हम संचार के साधनों के हिसाब से बात करें तो वो हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सड़कों के किनारे कुओं, और कुओं के साथ साथ वृक्षों और इस तरह के विश्राम गृहों का निर्माण कराया जाता था शासकों के द्वारा, जिससे कि यात्रियों को एक तरीके से आराम पहुंचाया जा सके। इस तरह के तमाम जो प्रयास हैं, इन प्रयासों के लिए ऐसे कई सारी चीजों का उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। संचार के साधनों में से एक साधन के तौर पे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को और फिर दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को इस तरह के रिले संचार का एक पूरा का पूरा पैटर्न हमें माफ कीजिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास में दिखाई पड़ता है, जिसका जिक्र अर्थशास्त्र में भी किया गया है। और इस तरह के रिले व्यवस्था को एक तरीके से राजकीय शाही प्रबंधन के तौर पे देखा गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे बड़े मार्गों का उल्लेख मिलता है अलग अलग अभिलेखों और पुस्तकों में, जो मार्ग व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रयोग में लाए जाते थे, चाहे वो उत्तरा पथ हो, दक्षिणा पथ हो, या ऐसे कई सारे जो मार्ग हैं जिन मार्गों का उल्लेख प्राचीन भारत में हमें मिलता था जो राज्य के संरक्षण में विकसित किए गए। जिनमें से एक था उत्तरा पथ, अगर हम देखें, जिसको एक तरीके से हम शाही मार्ग के तौर पे कह सकते हैं,
जो पाटलिपुत्र या पटना से शुरू होकर तक्षशिला तक जाता था और 2600 किमी का इसकी लंबाई हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसे जो अगर हम देखें जो जो संचार के माध्यम हमें दिखाई पड़ते हैं प्राचीन भारत में, तो मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो मौर्य काल में इस तरह के संचार को या अगर हम कहें कि सूचनाओं को देने के लिए ऐसे जो रिले स्टेशंस हुआ करते थे वो बनाए जाते थे, यानी व्यक्तियों के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति, और इस तरीके से वो सूचनाएं पहुंचती थी जिन्हें पत्रकार कहा जाता था और इसका बड़े पैमाने पे प्रयोग होता था। इनकी ये 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते थे और इस दूरी के बाद एक दूसरा व्यक्ति होता था और फिर इसी क्रम में वो आगे बढ़ता जाता था। इसके साथ ही मैं इसके पूर्व उल्लेख कर चुका हूं कि किस तरीके से अगर हम देखें तो अशोक के जो अभिलेख हैं और इसके साथ ही उसके द्वारा जो उन अभिलेखों का जिस तरीके से उल्लेख हमें मिलता है वो हमें साफ दिखाता है कि कैसे वो लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था। इसके अलावा कुछ प्रमुख हमें ऐसे सड़कों का भी उल्लेख दिखाई पड़ता है इस काल में जो सड़कें महत्वपूर्ण हुआ करती थी, जिनको हम इस रूप में यातायात के साधन के तौर पे विकसित किया गया था। तो यातायात के साधन का उपयोग केवल राज्यों के द्वारा आम जनता को एक से दूसरे जगह आने या ले जाने के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इस तरह की सड़कों का निर्माण किया जाता था, जिसमें प्राचीन भारत और इवन अगर हम देखें मध्यकाल में भी इस तरह की तमाम सड़कें दिखाई देती हैं। तो उत्तरापथ एक सबसे प्रमुख राजमार्गों में से एक राजमार्ग हमें अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था दिखाई पड़ता है, जो पाटलिपुत्र से लेके बिहार में से होते हुए तक्षशिला तक जाता था जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन राजमार्ग था जिसका प्रयोग यातायात के लिए किया जाता था, या एक प्रमुख रोड अगर हम कहें था जिसमें न केवल व्यापार हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ प्रमुख शहरों को भी ये जोड़ता है। इन प्रमुख शहरों में वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण शहर इससे गुजरते थे और गंगा के उत्तरी पश्चिम मैदानों के साथ साथ ये जो है पंजाब तक के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता था। इसके साथ ही इस मार्ग से कपड़ा, अनाज, लोहे, औजार और घोड़े जैसी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का आवाजाही होता था, या अगर हम कहें तो बड़े पैमाने पे इसका उपयोग होता था। और केवल यही ही नहीं, इसके माध्यम से अगर हम देखें भारत और रोम और भारत और यूनान की जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो भी संचालित होती थी। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये अगर हम देखें तो यातायात के का एक मार्ग के तौर पे जिसको विकसित किया गया था वो हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा मार्ग हमें दिखता है वो दक्षिणापथ के तौर पे दिखाई पड़ता है, जिसमें जो पाटलिपुत्र से लेके उज्जैन और साथ ही साथ अगर हम देखें उसके आगे तक जाता था, जिसमें कई प्रमुख शहर जुड़ते थे। जिसमें अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो पैटर्न है प्रतिष्ठान, उसके अलावा नासिक, उसके अलावा अगर हम देखें कांचीपुरम जो दक्षिण भारत में है, और मदुरई, इन शहरों को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो वास्तव में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता था। तो इस मार्ग के माध्यम से केवल यातायात का ही संचार नहीं होता था बल्कि अगर हम देखें तो व्यापारिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर होती थी। यह मार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत को एकीकृत करने में इस मार्ग का एक अपना योगदान था। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे ऐसे जो व्यापारिक वस्तुएं हैं वो दक्षिण भारत से अन्य जगहों को जाती थी, जैसे मोती हो गया, या अगर हम कीमती पत्थर कहें, सूती कपड़ा कहें, मसाला कहें, ऐसे तमाम तरह के जो सामान हैं वो एक से दूसरे जगह तक भेजे जाते थे या इस मार्गों के द्वारा व्यापार किया जाता था। यह मार्ग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग में मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो जैन और बौद्ध धर्म है इन परंपराओं को विस्तार देने और विकसित करने में भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा कुछ केंद्रीय और अंतर क्षेत्रीय मार्ग भी इस समय हमें दिखाई देते हैं जो यातायात के साधन के रूप में उपयोग किए जा रहे थे। इनमें उत्तर और दक्षिण वाणिज्यिक मार्गों को जोड़ने वाला मालवा और विदर्भ क्षेत्र प्रमुख केंद्र के रूप में काम कर रहे थे। यानी मालवा और विदर्भ का जो क्षेत्र है वहां पे भी एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग दिखाई पड़ता है जो यातायात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मध्य भारत में अगर हम देखें तो रणनीतिक रूप से ये इतना महत्व था क्योंकि उज्जैन जैसे जो शहर हैं वो भी
अपने आप में इसकी वजह से न केवल विकसित हुए, बल्कि वहाँ व्यापारिक तौर पे उनका विकास हमें दिखाई पड़ता है। मथुरा, इसके अलावा प्रयागराज और पाटलिपुत्र जैसे शहरों को जोड़ने का एक काम करता था, और उज्जैन एक प्रमुख वाणिज्यिक स्थल के रूप में इसी मार्ग के तौर पर विकसित हुआ। इस प्रकार अगर हम देखें तो विभिन्न प्राचीन राजवंशों के अधीन अलग अलग समय में, चाहे वो कुषाण हो, गुप्त हो, सातवाहन हो, उनके समय में इस तरह के न केवल मार्गों को संरक्षित किया गया, बल्कि इनका विकास हमें दिखाई पड़ता है, जो एक तरीके के रोड मार्ग हमें दिखाई पड़ते हैं। मध्यकालीन भारत में भी इसी तरह के रोड मार्गों का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिनमें प्रमुख तौर पे अगर हम देखें तो ग्रांड ट्रंक रोड मुख्य तौर पे जानी जाती है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, और शेर शाह सूरी ने इसको मुख्य तौर पे विकसित किया था, न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से, बल्कि अपने साम्राज्य में एक से दूसरे जगह तक व्यापारिक वस्तुओं को ले आने और ले जाने के लिए भी। और ये बंगाल के सोनार गांव से होते हुए पश्चिम भारत में पेशावर तक जाती थी। इस रोड में मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो दिल्ली, आगरा, लाहौर, जौनपुर, वाराणसी, मथुरा, कन्नौज, ये प्रमुख शहर आते थे, जिन शहरों का विकास हुआ, और व्यापारिक और सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये शहर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो सड़कों के किनारे न केवल यात्रियों को रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं विकसित की गई, बल्कि उनके लिए आरामदायक ऐसे भवनों का निर्माण किया गया जिनको सराय कहते थे, और ऐसे 1700 सरायों का निर्माण अगर हम देखें तो शेर शाह सूरी के समय हमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही मुगल काल में भी इस रोड को न केवल संरक्षण मिलता रहा, बल्कि इसमें और ज्यादा इसको विकसित करने की कोशिश की गई। मुख्य तौर पे शेर शाह सूरी ने जो भारतीय सड़क व्यवस्था थी उसमें कई सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि न केवल ऐसे पुलों का निर्माण किया गया जिससे कि जो सड़क है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, बल्कि वो लगातार मानसून के समय में भी चलती रहे। इसके अलावा सड़कों के किनारे जो मील का पत्थर, जिनको मीनार्स कहा जाता था, उसको भी इस समय लगाने की जो प्रथा थी वो शुरू की गई, और ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था दिखाई देती थी, जो हर तकरीबन 3.22 किलोमीटर के ऊपर एक मील का पत्थर जोड़ा जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो संचार के भी कई महत्वपूर्ण साधन इस समय दिखाई पड़ते हैं जो मध्यकालीन भारत में है। एक तो जिनको हरका कहा जाता था, हरकार इस तरह के व्यक्ति होते थे जो राज्य के और निजी व्यापारियों के द्वारा दोनों ही तरह से जो उनके पत्र होते थे या सूचनाएं होती थी उसको एक से दूसरे जगह तक ले जाते थे। कबूतरों के माध्यम से भी इस तरह की संचार व्यवस्थाओं को किया जाता था, सूचनाओं को एक से दूसरे जगह तक भेजने के लिए। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो ये सैनिक रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण संचार के साधन के तौर पे देखा जाता था। इसके अलावा रिले, जिसका मैं पूर्व में जिक्र कर चुका हूं कि कैसे एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे व्यक्ति को एक वो सूचना जो है पास ऑन होती थी या दिया जाता था, और वो फिर अपने गंतव्य तक पहुंचता था। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में इवन इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो मौर्य काल से भी दिखाई देता है, वो दिखाई देता है डाक व्यवस्था, यानी इस तरह के पत्रों को एक से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। लेकिन वास्तव में इसको और ज्यादा व्यवस्थित करने का जो काम है, सुदृढ़ करने का काम है, वो मध्यकाल में हमें दिखाई पड़ता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो शेर शाह सूरी और अकबर के समय इसको और सुदृढ़ किया गया, जिससे कि सूचनाओं को एक से दूसरे जगह तक भेजा जा सके, और इस तरह की सुदृढ़ डाक व्यवस्था को अकबर के समय और मजबूती प्रदान की गई। दिल्ली से अगर कोई संदेश बंगाल जाता था तो उसके लिए 8 से 10 दिन का समय लगता था, और इसके लिए अधिकारी की भी नियुक्ति की गई, जिस अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। तो इस तरह से अगर हम देखें संचार से संबंधित ऐसे कई सारे साधन थे जिनका विकास इस समय हो रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अपने आप में बहुत ही विविध है। उस विविध क्षेत्र में से भारत का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तटीय क्षेत्र है, और साथ ही नदी जल मार्गों का एक बहुत बड़ा जाल भारतीय भूभाग पे हमें दिखाई देता है। तो स्थलीय मार्गों के साथ साथ अगर हम देखें तो तटीय व्यापार और इसके साथ ही नदी जल मार्गों की भी जो व्यवस्था है या स्थापना है इस दौरान हमें दिखाई पड़ती है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर अगर हम देखें आंतरिक वाणिज्यिक व्यापार के लिए इस तरह के मार्ग जो है वो फल फूल रहे थे, और इस तरह के जो बंदरगाह थे उनका विकास होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, जिनमें ताम्रलिप्ति है, कावेरी पट्टनम है,
और नागापट्टनम है, भड़ौच है, जो दक्षिण और पश्चिम भारत में हमें दिखाई पड़ते हैं, सोपारा है, सूरत, ये तमाम ऐसे जगह थे जो प्रमुख बंदरगाह के तौर पे काम कर रहे थे। यानी एक भारत को विश्व से जोड़ने का प्रमुख साधन के तौर पे हमें दिखाई पड़ते हैं। नदी मार्गों का ही भी उतना ही उपयोग किया जाता था। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो भारी संख्या में जो जो व्यापारिक वस्तुएं थी, उनको बड़ी संख्या में जो निर्यात है वो नदी मार्गों के द्वारा ही होता था, जिनमें मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो गेहूं हो गया, नमक हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया और कपास हो गया, ऐसे तमाम जो वस्तुएं थी वो नावों के माध्यम से, बोट्स के माध्यम से, नदी जल मार्गों का प्रयोग करते हुए एक से दूसरे तरफ ले जाए। विशेष तौर पे मानसून के समय इनकी महत्ता और बढ़ जाती थी, क्योंकि उस समय आधुनिक परिवहन प्रणाली कोई नहीं थी, जैसे रेलवे या अगर हम कहें आज के दौर का जो आधुनिक परिवेश आपको दिखता है, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि नदियों के मार्गों ने नदियों के विषय में ढेर सारी जानकारी प्रदान की, जो आगे चल के बड़े बड़े पुलों के निर्माण और यातायात के साधनों को विकसित होने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे जो और नावें और खासतौर से पाल वाली जो नावें थी, जो बैरेज थे, उनका उपयोग किया जाता था, जैसे ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदियों के ऊपर, और बड़े बड़े जिसमें 100 टन तक के सामान ढोए जा रहे थे या ले जाए जाते थे। मुख्य तौर से ऐसी नदियां जो मानसून के समय जिनका आकार 10 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो जाता था, यानी कि अगर हम देखें तो वो कहीं कहीं तो 30 से 40 किलोमीटर तक के हिस्से में दिखाई पड़ती हैं, जिनका हम विस्तार की बात कर रहे हैं कि पानी का जो फैलाव है वो बरसात के समय बहुत भारी संख्या में हमें दिखाई पड़ता है कि वो विस्तृत हो जाती हैं ऐसी नदियां, जिनमें ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी विशेष तौर से हमें दिखाई पड़ती हैं। पूर्वी भारत में बंगाल में विशेष रूप से अगर हम देखें तो मानसून के समय जो व्यवस्थाएं थी वो उन्नत नदी परिवहन के तौर पे दिखाई पड़ती हैं, और कलकत्ता उसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र दिखाई देता है जहां नदियों नहरों को व्यापक पैमाने पे यातायात के साधन के रूप में प्रयोग में लाया गया। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों में कई ऐसे प्राचीन और मध्यकाल के समय बंदरगाह थे जिनका प्रयोग होता आ रहा था, जैसा मैंने अभी कुछ बंदरगाहों का जिक्र किया। इसके अलावा हुगली हो गया, चटगांव हो गया बंगाल में, कालीकट कोचीन केरल में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, सूरत गुजरात में, ऐसे तमाम बंदरगाह थे जिनको विकसित किया गया और वहां से विश्व के दूसरे देशों के साथ भारत का जुड़ाव हो पाता था। अगर हम देखें इन बंदरगाहों के माध्यम से केवल अंतर्देशीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी विशेष तौर से किया जाता था, और अरब, फारस, चीन और यूरोप के व्यापारी इन बंदरगाहों से आते थे। हालांकि इसमें बुनियादी जो इनके ढांचे में बदलाव था, विशेष तौर पे वो अंग्रेजी शासनकाल में शुरू हुआ। अगर हम देखें ऐसे हार्बर को विकसित करने में या बंदरगाहों को विकसित करने में जब निवेश बढ़ता है अंग्रेजी काल में, लेकिन अंग्रेजी काल से पूर्व भी भारत में इस तरह के बंदरगाह काम करते रहे थे। कौन कौन से ऐसे साधन थे जिनका उपयोग किया जाता था यातायात के लिए, अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो उसमें हमें दिखाई पड़ेंगे ऐसे कई साधन। विशेष तौर से शुरुआती दौर से ही मैं बात कर रहा हूँ कि बैलगाड़ी उसमें से एक प्रमुख साधन के तौर पे दिखाई पड़ती है, जिसको 3 से 4 किमी और इसके अलावा उसमें 300 से 500 किमी किलो जो वजन है, वजन के सामान को वो ढोने का काम करती थी। अलग अलग प्रकार की जो व्यापारिक वस्तुएं थी उनको ले जाया जाता था। इसके अलावा इस तरह के पशु जो मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो बोझ ढोने का काम करते थे, जिनका जिक्र मैंने नीचे भी किया है और ऊपर भी। दोनों जगह में अगर आप देखें तो ऐसे घोड़े, खच्चर या रेगिस्तान के क्षेत्रों में जो ऊंट है उनका उपयोग किया जाता था। नदी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जहाजों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है अगर हम देखें पैदल जो कारवां था व्यापारियों का, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको अगर हम इस रूप में समझना चाहें तो पालकी जैसे साधन का भी प्रयोग किया जाता था। ज्यादातर जो है अगर हम देखें तो वो जो शाही परिवार थे उन परिवारों के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा घोड़ा गाड़ियां और रथ जैसी जो साधन थे उन साधनों का भी उपयोग इन यातायात के साधन के रूप में किया जा रहा था। इस तरह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमुख व्यापारिक जो केंद्र और बाजार हैं इनका जो है विकास होता हुआ दिखाई देगा, जिनमें मैं अभी जिक्र कर रहा था वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और पाटलिपुत्र, मदुरै जैसे समृद्ध शहर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इन बाजार या हाटों या मंडियों का विकास भी यातायात के साधनों के कारण ही होता है। अगर यातायात के साधन सही तरीके से विकसित नहीं होते, सड़कें, राजमार्ग या नदी परिवहन नहीं होते, तो इन शहरों का विकास हमें
या बाजारों का विकास नहीं होता। और यही कारण है कि अलग अलग व्यापारिक श्रेणियां जो काम कर रही थी भारत के समृद्ध व्यापार में, चाहे व्यापारियों की हो, बुनकरों की हो, कुम्हारों की हो, सुनारों की हो, ऐसे तमाम तरह के जो व्यापारी समुदाय थे वो भारत में फल फूल रहे थे। उसके पीछे का मुख्य कारण था उस समय का जो परिवहन और संचार की व्यवस्था, या सड़कें या नदी जल मार्ग, जो भरपूर तरीके से राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त कर रहे थे। अगर हम देखें जो रिले जो संचार का साधन था, कभी कभी वो अच्छा काम करता था। अगर मानसून सही रहे तो एक दिन में 200 से लेकर 300 किमी प्रतिदिन के हिसाब से जो वस्तुएं थीं, या जो अगर हम कहें कि जो संदेश थे, उन संदेश को प्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इस तरह अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो औपनिवेशिक भारत में जो संचार व्यवस्था विकसित हुई, वो वास्तव में भारत में पहले से चली आ रही संचार व्यवस्थाओं का ही एक परिष्कृत रूप हमें दिखाई पड़ती है, जो मुख्य तौर पे अंग्रेजी शासन की आवश्यकता के अनुसार जो व्यापार, प्रशासन और अन्य दूसरे दृष्टिकोण की जो अगर हम देखें आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं के चलते उनका विकास हुआ और इस तरह की प्रणालियां विकसित होती गई। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और परिवर्तनों को अगर हम पूर्व औपनिवेशिक काल की संस्कृतियों के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो उस तरह के संसाधन को न केवल उपयोग में लाया जा रहा था, बल्कि उनका दृढ़तापूर्वक उनको विकसित भी किया गया। तो औपनिवेशिक भारत में जो संचार की दूसरी सुविधाओं का विकास हुआ, वो सुविधाएं वास्तव में अंग्रेजी शासन और उस शासन की आवश्यकताओं के हिसाब से विकसित हुई। मध्य और प्राचीन काल में जो भारत में यातायात और संचार के साधन विकसित हुए थे, वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से विकसित हुए। तो अगर हम देखें तो पूर्व अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में भी एक बेहतर प्रणाली या आधारभूत संरचनाएं थीं, जो भले ही आदिम संरचनाएं रही हों, लेकिन वो विशेष तौर पे काम कर रही थीं अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, और उनका पूर्ण योगदान था भारत को एक तरीके से इस तरह के देश में विकसित करने का, जो व्यापारिक तौर पे निर्यातक बनता है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में हम देखेंगे आगे कैसे भारत में जो शासन है उसने भारत में इस तरह की व्यवस्थाओं को विकसित किया। उसके पीछे उसके अपने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक लाभ दिखाई पड़ते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम इसका बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।